किसी एक रीजन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस रीजन में एक चार्ज्ड पार्टिकल, यहाँ पर ये चार्ज्ड पार्टिकल है, उस रीजन में एक चार्ज्ड पार्टिकल एंटर करता है कुछ इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इधर से ये एंटर करता है। अब ये चार्ज्ड पार्टिकल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज्ड पार्टिकल को, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इसे नीचे की तरफ पुश करेगा और ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। और यहाँ पर एक टारगेट है, इस टारगेट को ये हिट करेगा। ये टारगेट इस चार्ज्ड पार्टिकल जहाँ पर एंटर कर रहा वहाँ से 5 मीटर हॉरिजॉन्टली दूर है। हमें ये पता लगाना है कि ये जो कलिजन होगा एंटर करने के बाद इस पाथ को फॉलो करते हुए टारगेट को जो ये कोलाइड करेगा, इसमें कितना समय लगेगा और ये एंगल कितना होगा ताकि ये कोलाइड करे। यहाँ पर और भी बहुत सारे डेटा हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पर बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और साथ ही साथ किस स्पीड से वो एंटर कर रहा है वो भी यहाँ पर गिवन है। चार्ज मास रेशियो जो है वो भी यहाँ पर गिवन है। देखिए हमें क्या पता करना है कि टारगेट को वो हिट करेगा अगर एंगल 45 डिग्री का हो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि 30 डिग्री या 60 डिग्री का एंगल हो तब जाके ये हिट करेगा। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टारगेट टी। सो ये सारी चीज़ें हमें पता करना है, एंगल और कितना समय लगेगा। ये IIT JEE एडवांस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस सवाल को हल करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हमने स्टैंडर्ड 11th में पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा, अलॉन्ग विथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक आइडिएशन है, बेसिक फार्मूलाज हैं, उन्हें हमें यूज़ करना होगा। तो जो डेटा है उस डेटा को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है -400√3, ध्यान से देखें, -400√3 जे कैप, इतना न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जे कैप क्या है? जे कैप है डायरेक्शन। तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। जे कैप होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन, और यहाँ पर साथ ही साथ ये नेगेटिव साइन जुड़ा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना 400√3 न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये नेगेटिव जे कैप हमें बताता है नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 400√3 न्यूटन पर कूलम। सो एरो तो इंडिकेट कर ही रहा है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है 400√3 न्यूटन पर कूलम है। नेगेटिव साइन भी देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव जे कैप ही इस वाले डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये एंटर कर रहा है, लेट अस से दैट इज़ u0, दैट u0 इज़ इक्वल टू, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, दैट u0 इज़ इक्वल टू 2√10 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 2√10। सो 2√10 × 10⁶ इतना मीटर पर सेकेंड। और एक डेटा है यहाँ पर Q और M का रेशियो, चार्ज मास रेशियो बताया गया, 10 × 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। चार्ज मास रेशियो जो है वो बताया गया है। सो चार्ज मास रेशियो जो है ये 10⁻10 इतना कूलम पर किलोग्राम है। सारे देखिए SI में है, ये भी यूनिट देखिए SI में है, यहाँ पर भी SI यूनिट है, यहाँ पर भी SI यूनिट है। तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के साथ भी डील कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये चार्ज जो है पॉजिटिव नेचर का चार्ज है Q और इसका मास है M। तो गौर से देखिए, हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, जैसे कि लेट्स से कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज्ड पार्टिकल अगर रहे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है। और लेट अस से कि चार्ज है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर E हो, उसी के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम ये कह सकते हैं कि फोर्स होता है, फोर्स एज वेक्टर होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पर डायरेक्शन तो हम साथ ही साथ पता करते ही जा रहे हैं, तो अगर स्केलर फॉर्म में लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इस चार्ज्ड पार्टिकल पे लगा हुआ, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो आप गौर से देखें, इस चार्ज्ड पार्टिकल पे अगर फोर्स लगेगा तो फिर इसमें एक्सीलरेशन होगा, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। सो यहाँ पर एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा एंड दैट एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू, दैट एक्सीलरेशन हमें पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पर फोर्स Q इंटू ई है, Q इंटू ई है और इस पार्टिकल का मास है m, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, उसका मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा यहाँ पर। सो यहाँ पर आप गौर से देखें, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़ते थे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि इक्विवेलेंटली दिस एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी रीजन में रहे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहे, एक पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट किया जाए सर्टेन एंगल में, हॉरिजॉन्टल के साथ सर्टेन एंगल में, यहाँ पर वो एंगल थीटा दिख रहा, विद सर्टेन वेलोसिटी, यहाँ पर वो वेलोसिटी u0 है, तो फिर उसका रेंज कितना होगा? यहाँ पर ऑब्वियसली रेंज को 5 मीटर का होना होगा, तब जाके ये इस टारगेट को, तब जाके ये इस टारगेट T को हिट करेगा, तब जाके ये टारगेट T को हिट करेगा। तो रेंज 5 मीटर का होना होगा और साथ ही साथ इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता करना होगा। तो अगर बेसिक से देखा जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा था, अगर बेसिक से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मोशन जिस पाथ में होगा उस पाथ को लोकेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट्स जो है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, हमें इस वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे इसे स्प्लिट कर लेना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा u0 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा u0 इंटू साइन ऑफ थीटा। और इसका जो मोशन होगा, बेसिकली इसका मोशन कैसे होगा, यहाँ से ये यहाँ पहुँचेगा, टॉप में पहुँचेगा, फिर यहाँ और फिर अंततः ये इसे हिट कर देगा। उसके मोशन को टाइम के साथ अगर लोकेट करना है तो हम ये कर सकते हैं कि वर्चुअली दो पार्टिकल्स को हम यहाँ से साइमल्टेनियसली, जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल को u0 वेलोसिटी से फेंका गया, या यहाँ इस केस में तो ये एंटर कर रहा बाहर से, तो हम उसी को कह रहे हैं जब फेंका गया यहाँ से, इस पॉइंट से। सो इस पॉइंट से जिस पॉइंट ऑफ टाइम में फेंका गया, ठीक उसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम दो पार्टिकल्स को साइमल्टेनियसली, एक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u0 कोसाइन ऑफ थीटा वेलोसिटी से मूव करवाए और एक पार्टिकल को ठीक उसी समय u0 साइन ऑफ थीटा वेलोसिटी से ऊपर की तरफ अगर थ्रो करें, तो फिर उन दोनों पार्टिकल्स का अलग अलग समय में जहाँ जहाँ लोकेशन होगा, इस पार्टिकल का इस प्रोजेक्टाइल मोशन में उसी के अकॉर्डिंग उसका लोकेशन होगा। फॉर एग्जांपल, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर ये पार्टिकल जिसे ऊपर की तरफ फेंका गया u0 साइन ऑफ थीटा के वेलोसिटी से, वो पार्टिकल अगर यहाँ पर सिचुएटेड है और u0 कोसाइन ऑफ थीटा से फेंका गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया जो पार्टिकल है, उसका लोकेशन अगर कुछ इस जगह पे होगा, तो फिर जो प्रोजेक्टाइल है, उस प्रोजेक्टाइल का जो पोजीशन होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस प्रोजेक्टाइल का पोजीशन यहाँ पर होगा। कभी ये वाला u0 साइन थीटा से फेंका गया पार्टिकल जब यहाँ पर पहुँचेगा
और यू नॉट कोसाइन ऑफ थीटा वाला पार्टिकल जब यहाँ पर पहुँचेगा तो उस समय जो प्रोजेक्टाइल होगा वो प्रोजेक्टाइल का लोकेशन यहाँ पर होगा। अर्थात अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना चाहें तो एक पार्टिकल को हम यू नॉट साइन ऑफ थीटा से फेंकेंगे, वो पार्टिकल ऊपर जाएगा, जब तक ये ऊपर पहुंचेगा उस समय प्रोजेक्टाइल यहाँ तक पहुंचेगा, वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे उतरने का टोटल जितना समय लगेगा वो इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। देखिए ये ऊपर चढ़ रहा, यहाँ पर पहुँचा तो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर, ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पर पहुँचा तो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर, फिर वापस जब यहाँ पर पहुँचेगा ये वाला पार्टिकल यू नॉट साइन थीटा से फेंका हुआ ऊपर की तरफ पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा तो प्रोजेक्टाइल का लोकेशन कुछ यहाँ पर होगा, वापस आते समय यहाँ पर होगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव कर रहा है। और वापस जब ये वाला पार्टिकल ऊपर फेंका गया पार्टिकल ऊपर जाके वापस नीचे आएगा उस समय ये प्रोजेक्टाइल जाके ठीक इस जगह पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेगा, यानी कि इस केस में टारगेट को हिट करेगा। तो पहला टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग पता कर लेते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहाँ पर देखिए, अगर प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला आप भूल भी गए हैं तो फिर से आप डिराइव कर रहे हैं इस चीज़ को। सो यहाँ पर इस केस में एक पार्टिकल को हम लोग फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ। चलिए थोड़ा सा और जगह मिल जाए। एक पार्टिकल को हम लोग फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ विद द वेलोसिटी यू नॉट साइन ऑफ थीटा। बिल्कुल जब ये टॉप में पहुँचेगा उस समय इसका जो वेलोसिटी होगा दैट वेलोसिटी इज़ 0 और यहाँ से हम इस यू नॉट साइन ऑफ थीटा को एक्सीलरेशन के साथ हम यहाँ पर इंटर रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे कि प्रोजेक्टाइल के केस में हम लोग जब 11th में पढ़ रहे थे वहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर इस एक्सीलरेशन के रहते हुए जब पार्टिकल को आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वही एक्सीलरेशन एक्ट करेगा इस पार्टिकल पे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, कितने समय में ये हुआ, मतलब जब फेंका गया वहाँ से टॉप तक पहुँचने में जितना समय लगा वो समय दैट मीन चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दैट टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी यू नॉट साइन ऑफ थीटा -0, सो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय टाइम, कितने समय में ये यहाँ से टॉप तक पहुँचा, दैट इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टाइम मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर तक पहुँचना, प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, इस जगह तक पहुँचेगा। सो दैट टाइम इज़ इक्वल टू यू नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। और अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को देखें T sub f, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस ऑफ T होगा, ट्वाइस ऑफ T। चढ़ने में जितना समय लगेगा उतरने में भी उतना ही समय लगेगा, अर्थात यहाँ से पार्टिकल को टॉप तक पहुँचने में जितना समय लगेगा टॉप से इस टारगेट को हिट करने में यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करने में उतना ही टाइम लगता है। सो दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, सो 2 into यू नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, वैसे अगर आपको प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग साथ ही साथ डिराइव भी करते चल रहे हैं कि आप अगर डेरिवेशन भूल गए हों तो वो डेरिवेशन फिर से आपको याद आ जाए, या फिर फॉर्मूला भूल गए हों तो आपको याद आ जाए। वेल, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे मैं बॉक्स में रख लेता हूँ। दिस इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए ये रेंज कितना होगा। आप गौर से देखें, साइमल्टेनियसली दोनों पार्टिकल को फेंका गया था, एक को ऊपर और दूसरे को यहाँ इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू नॉट कोसाइन ऑफ थीटा वेलोसिटी के साथ।
तो आप देखें, जब पार्टिकल ऊपर से यहाँ तक जितने समय में नीचे आएगा, ये पार्टिकल उतने समय में इस वेलोसिटी से यू नॉट कोसाइन ऑफ थीटा वेलोसिटी से ठीक इतना डिस्टेंस तय करेगा, तब जाके ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से ऊपर आते हुए इसे हिट करेगा। सो उतने समय में इस वेलोसिटी के साथ यू नॉट कोसाइन ऑफ थीटा वेलोसिटी के साथ पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वही होता है इसका रेंज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द रेंज इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू यू नॉट इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। हमें पता है टाइम इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो टाइम इंटू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं टेक्निकली। सो यहाँ पर आप देखें रेंज के लिए हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। आप देखें टी एफ जो है, टी एफ इज इक्वल टू टू इंटू यू नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा। फिर से यहाँ पर यू नॉट अपीयर कर रहा है तो यू नॉट का स्क्वायर हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, और यहाँ बचा हुआ कोसाइन ऑफ थीटा एंड डिवाइडेड बाय ये जो एक्सेलरेशन है ए। आप एक बार वापस से देख लीजिए कैलकुलेशन। सो यहाँ पर टी एफ के जगह ये वाला वैल्यू पुट करें, टी एफ के जगह ये वाला वैल्यू पुट करें, और यू नॉट कोसाइन ऑफ थीटा को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको ये मिल गया। देखिए ये रेंज का फार्मूला है, प्रोजेक्टाइल में रेंज का फार्मूला है। जब हम लोग 11th में प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपीयर कर रहा था, बिकॉज यहाँ पर जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन काम करता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। यहाँ पर उसी को हम लोग ए कह रहे हैं। ए का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू। सो रेंज इज इक्वल टू 2 इंटू यू नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर मैं साइन थीटा को 2 इंटू साइन ऑफ थीटा को साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा कह दूँ। सो यू नॉट स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा, वही तो फार्मूला होता है, साइन ऑफ 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा को साइन थीटा, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज QE डिवाइडेड बाय m, QE डिवाइडेड बाय m, तो वो m जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब रेंज है 5 मीटर का, और ये जो डेटा है यहाँ पर यू नॉट का वैल्यू गिवन है। देखिए यू नॉट का वैल्यू गिवन है, मास डिवाइडेड बाय चार्ज दिया हुआ है, चार्ज डिवाइडेड बाय मास वो भी गिवन है। सो ये डिवाइडेड बाय ये भी गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी गिवन है। तो वेरी इजीली हम लोग यहाँ से साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा का वैल्यू पता कर सकते हैं। साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर रेंज इंटू क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय यू नॉट स्क्वायर इंटू एम। अब यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई M का वैल्यू हमें गिवन है, E का वैल्यू गिवन है, और U नॉट का वैल्यू गिवन है। तो साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा का वैल्यू हम यहाँ से बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। वेल थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम लोग। सो साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल टू अब वैल्यूज सिर्फ पुट करना है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड 400√3, रेंज जो है 5 मीटर का, और ई तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यू नॉट जो है, यू नॉट भी गिवन है 2 इंटू √10 और इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले रेंज जो है ये 5 है मीटर, सारे एसआई में है तो यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ। चार्ज डिवाइडेड बाय मास इज 10⁻10, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज 400√3 डिवाइडेड बाय यू नॉट का स्क्वायर, यू नॉट यहाँ पर है। सो 2 इंटू √10 इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 4 इंटू 10 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इज़ 4, और √10 इंटू √10 इज़ 10, और यहाँ पर 10⁶ और फिर से 10⁶, क्योंकि यू नॉट का स्क्वायर है। सो
10 टू द पावर ये 12 हो जाएगा। ये तो हो गया यू नॉट का स्क्वायर। सो यू नॉट का स्क्वायर हो गया, रेंज हमने 5 लिख लिया, और यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई M जो है, Q डिवाइडेड बाई M जो है ये 10 टू द पावर 10 है, उसे भी हमने लिख लिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 400√3 है, उसे भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है। सो आप यहाँ से देखिए 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12, और यहाँ से 10 टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 2 कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 5 इंटू 2 इज़ 10। सो ये बराबर हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2 के। एंड वी नो दैट √3 डिवाइडेड बाई 2 इज साइन ऑफ 60 डिग्री along with sine of 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री। बिकॉज साइन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, आपको याद रखने के लिए ये सारी चीज़ें, कि साइन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ये x ये y, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, थोड़ा मैं बड़ा करके ड्रॉ कर दूँ, ऐसे इस तरह से बनता है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है। तो साइन का कोई वैल्यू, कोई सर्टन वैल्यू, साइन ऑफ थीटा का कोई सर्टन वैल्यू अगर यहाँ पर इतना है, इतना अगर वो वैल्यू है, तो सेम वैल्यू इस एंगल के लिए भी होगा। दैट मीन दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों 90 डिग्री से बराबर दूरी में होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, और पीक जो है ये 90 डिग्री में होगा, और सिमेट्रिकली वो फिर जैसे अपवर्ड हुआ वैसे ही सिमेट्रिकली ये डाउनवर्ड होता है। यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 60 डिग्री इज़ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ये वाला एंगल 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री होगा, सो 120 डिग्री होगा। ये याद रखने के लिए मैंने आपको वापस से बता दिया। आई होप कि आपको पता है, आई नो आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से अगर देखें, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ 120 डिग्री। हेंस ट्वाइस ऑफ थीटा, सो ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और 120 डिग्रीज। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू या तो 30 डिग्री का होगा या फिर 60 डिग्री का होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये देखा भी था कि मैक्सिमम रेंज जो होता है 45 डिग्री में होता है, और किसी भी सर्टन एंगल में फेंका जाए, लेट से 45 डिग्री माइनस थीटा में अगर किसी को फेंका जाता है तो उसमें जो रेंज बनता है 45 डिग्री प्लस थीटा एंगल में फेंका जाए तो भी सेम रेंज बनता है। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री इज़ 45 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज और 60 डिग्रीज इज़ 45 डिग्रीज प्लस 15 डिग्रीज। तो दोनों का रेंज सेम होगा, चाहे 30 डिग्री में फेंके या 60 डिग्रीज में फेंके। तो 30 और 60 ये अभी हमें मिला। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सो पहला ऑप्शन है द पार्टिकल विल हिट टारगेट टी इफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री। नो अगर फेंका जाए 30 डिग्री या 60 डिग्री फ्रॉम द हॉराइजेंटल, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है और ये गलत ऑप्शन है। अब पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टारगेट टी। तो चलिए दो टाइम हमें मिलेगा, एक तो 30 डिग्री और 60 डिग्रीज। यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने फार्मूला पता कर लिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला पहले ही पता किया हमने। सो उस फार्मूला के हिसाब से हम अगर देखें, ये है वो फार्मूला। सो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। यहाँ पर सिर्फ डेटा पुट करना है। सो टी एफ का वैल्यू है ये, टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए के जगह पे जो ए का वैल्यू है वो हम पुट कर लेंगे। सो एक बार मैं यहाँ से ए का वैल्यू रिपीट कर लेता हूँ।
सो ए का वैल्यू है क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू यू नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। या फिर हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं E इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एम। ये क्यू डिवाइडेड बाई एम का वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर 10। सो अब वैल्यूज से पुट करना है, सो वैल्यूज 2 इंटू यू नॉट का वैल्यू, यू नॉट का वैल्यू एक बार देख लेते हैं फिर से, यू नॉट इज़ 2 इंटू रूट 10 इंटू 10 टू द पावर 6, सो 2 इंटू रूट 10 इंटू 10 टू द पावर 6 and sine of theta is sin of theta 30 डिग्री अगर हो तो sin of theta हाफ 60 डिग्री अगर होगा तो रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सो दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 भी करेंगे, क्योंकि 30 डिग्री एंगल में फेंका जाए तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट इस फार्मूला से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन 60 डिग्री में भी तो टारगेट को हिट करेगा, उस समय टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा। So E is 400 root 3, so 400 root 3 and Q divided by M is 10 to the power 10। तो ये तो 30 डिग्रीज़ के लिए हो गया, 30 डिग्री के लिए हो गया, 60 डिग्री के लिए भी तो 60 डिग्री के लिए भी तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। सो यहाँ से और लगा देता हूँ मैं, या फिर 2 रूट 10 इंटू 10 टू द पावर 6, अगर 60 डिग्रीज़ हुआ तो रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा का वैल्यू 60 डिग्री में अगर फेंका गया तो 400 रूट 3 इंटू 10 टू द पावर 10। ओके, सो 2 इंटू रूट 10 इंटू 10 टू द पावर 6, 2 इंटू रूट 10 इंटू 10 टू द पावर 6। आई थिंक कुछ मिस हो गया है, आई थिंक यहाँ पर मिस हुआ है, यू नॉट का वैल्यू 2 इंटू रूट 10 है, 2 इंटू रूट 10 है और ये 2 मिसिंग हो गया था, सो इंटू 2, यहाँ पर भी इंटू 2। सो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, इसे मैं फ़िलहाल तो हटा देता हूँ, 10 टू द पावर 6 है, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 6 कैंसिल करेगा तो 10 टू द पावर 4 बनेगा। सो डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 4 और ये 2 ज़ीरोज़ मतलब 100 मल्टीप्लाई करें तो ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 6 है, मतलब 10 टू द पावर नेगेटिव 6 है अल्टीमेट वैल्यू, 10 टू द पावर नेगेटिव 6 होगा अल्टीमेट वैल्यू, वो माइक्रो को इंडिकेट करता है। सो इसका जो यूनिट होगा ऑब्वियसली सेकंड होगा, तो 10 टू द पावर ये -6 को हम यूज़ करेंगे और माइक्रो सेकंड में हमें आंसर मिलेगा। सो कैंसिल करते हुए 2 इंटू 2 इज़ 4, सो इसे हटा दे, 2 इंटू 2 इज़ 4 और यहाँ पर रूट 3 डिनोमिनेटर में और ये 10 टू द पावर 6 है डिनोमिनेटर में। वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी आप इसे हटाएं, इसे कैंसिल करें और 10 टू द पावर 6 यहाँ बचा हुआ रहेगा, 2 इंटू 2 और ये 4, ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से रूट 3 और रूट 3 भी कैंसिल होगा इस केस में, ये रूट 3 और रूट 3। सो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू रूट 10 डिवाइडेड बाय ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2 रूट 3 और ये जो 10 टू द पावर 6 है इसे 10 टू द पावर नेगेटिव 6 लिख सकते हैं, डायरेक्टली माइक्रो सेकंड लिख देते हैं यहाँ पर, इतना माइक्रो सेकंड। और यहाँ पर हमें मिल रहा है रूट 10 डिवाइडेड बाय 2 इतना माइक्रो सेकंड। ऑप्शन में ये है नहीं वैसे, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा रूट 10 को रूट 5 रूट 2 कह सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 2 और 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 कह सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2।
सो देखिए यहाँ पर ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ √10 को फिर से √5 इंटू √2 कह सकते हैं, और हाँ यहाँ पर √3 बचा हुआ है, आई एम सॉरी, ये √3 जो है ये बचा हुआ है, और यहाँ पर 2 को कह सकते हैं √2 इंटू √2। सो यहाँ से आप अगर कैंसिल करते हैं, √2 कैंसिल करते हैं, यहाँ से √2 कैंसिल करते हैं, तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ इक्वल टू, यहाँ से आगे बढ़ते हुए टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाई √6, √2 इंटू √3 इज़ √6, सो अंडर √5/6 इतना माइक्रो सेकेंड, या फिर और अंडर √5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज अंडर √5 डिवाइडेड बाई 2 इतना माइक्रो सेकेंड। एक बार मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसे ले जाता हूँ जो ऑप्शंस है वहाँ पर, यहाँ से देखिए मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है इस ऑप्शन के साथ, सो ये माइक्रो सेकेंड, सो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, और ऑब्वियसली ये गलत जवाब है। सो IIT JEE एडवांस्ड और मेंस के लिए जो प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के सॉल्यूशंस का, उस प्लेलिस्ट का खासकर इस चैप्टर के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस चैप्टर के लिए जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।